हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर फिजिक्स का लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है लाइट। ये क्लास 10 का चैप्टर है और क्लास 10 में ये चैप्टर फिजिक्स में आता है हमारा, जिसका नाम है लाइट। ये चैप्टर इतना बेहतरीन और इतना ज़बरदस्त चैप्टर है कि शायद इस चैप्टर को हम जितने बार इम्पोर्टेंट बोले उतना ही कम पड़ जाएगा। अगर बात हो कहीं फिजिक्स का तो इस चैप्टर का नाम ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो सोच लीजिए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट रखता होगा अपने आप में। और बात करते हैं कि ये क्लास 10 का चैप्टर है तो और भी खास हो जाता है, क्योंकि 10th बोर्ड का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लाइट का। उससे पहले कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे लाइट का नेचर वगैरह, उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिरकार लाइट का हिस्ट्री के बारे में क्या क्या बातें चल रहा था आज से कई साल पहले, और जो अभी हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं उसमें और पहले में क्या कोई बदलाव हुआ है या वही है। उसके बाद नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जो लाइट का ही फिनोमेना है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मिरर, दैट मीन्स यूजेस ऑफ मिरर। अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के तौर को लेकर के कि हम लाइट का इंट्रोडक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो लाइट का इंट्रोडक्शन का यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है, एक बेसिक क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, इवन क्लास 6 और 7 से ही, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो बातें सही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट लाइट का थोड़ा अब हम लोग सर्जरी करते हैं, लाइट को थोड़ा चीर फाड़ करते हैं और उसके इतिहास में आते हैं। बात ऐसा है कि बहुत पहले की बात है, मतलब जब हमारा फिजिक्स, जब हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था। ये बातें आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि ये बातें बहुत पुराना बातें हैं। लेकिन उसी वक्त हमारे कुछ दिग्गज साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स को एक फाउंडेशन देकर गए और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। और उसी में से एक जाने माने साइंटिस्ट न्यूटन का नाम आता है। ये जो आइजक न्यूटन थे, ये लाइट को पहली बार बताए थे। आइजक न्यूटन लाइट को फर्स्ट टाइम बताए पहली बार कि लाइट जो है वो रे के रूप में ट्रेवल करता है, यानी लाइट जो है एक रे का पार्ट है। ये एक लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये रे है, रे यानी लाइट जो है रे नेचर का होता है। लाइट जो है रे नेचर का होता है। और इस रे को बनाया कैसे गया होगा, यानी इस रे के अंदर में क्या क्या होता होगा। तो इस रे के अंदर में ये छोटा छोटा पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स इस रे के अंदर में प्रेजेंट है। अब जरा आप सोचिए, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूलर बोलते हैं। इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूलर बोलते हैं। ये कॉर्पस्क्यूलर ही पार्टिकल्स कहलाता है। अब ये पार्टिकल्स अगर कहीं इन्फिनिटी से या कहीं बहुत ही दूर जगहों से आता हुआ यदि हमारे आई में ऑब्जर्व होता है, मान लीजिए कि ये हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं आता हुआ इस पार्टिकल्स को, तो ये पार्टिकल्स हमें कैसा दिखाई देगा? एक सीधे लाइन की तरह दिखाई देगा। जरा इमेजिन कीजिए आप, एक लाइन से बहुत सारे बच्चे को हम खड़ा कर दे और उस बच्चे के बीच में गैपिंग हो, और हम अगर फ्रंट से आकर के किसी एक बच्चे को देखते हैं तो वो लाइन हमें एक कंटिन्यू दिखाई देता है, मतलब अब वो ब्रेकिंग फॉर्म में नहीं दिखाई देता है। तो ये जो कॉर्पस्क्यूलर है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ये इस टाइप से आपका एक गैपिंग के फॉर्म में, यानी फोटोन के रूप में चलता है। फोटोन बोले तो छोटा छोटा पार्टिकल्स का पैकेट होता है। और ये जब कंटिन्यूअस चलता है तो हमें क्या लगता है कि लाइट कैसे चलता है? रेज के रूप में चलता है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिल करके रेज का कॉम्बिनेशन होता है। और वो पार्टिकल्स जब एक कंटिन्यूअस पाथ पे एक लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है तो हम उसको रे का नाम दे दिए। तो आइजक न्यूटन यही बातें बोले थे लाइट के बारे में, कि लाइट जो है हमारा पार्टिकल्स नेचर का होता है, यानी लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से मिल करके बना है। जिस पार्टिकल्स को वो क्या बोले कि रे है, रे।
अब रे बोल के गए ये न्यूटन्स क्या बोल करके गए कि लाइट जो है रे नेचर का है, यानी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी उनका थ्योरी का नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को पार्टिकल्स नेचर का बताए और पार्टिकल्स नेचर ही रे नेचर कहलाता है। तो न्यूटन्स का जो थ्योरी उस वक्त डेवलप हुआ, उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ये थ्योरी मार्केट में बहुत ट्रेंड किया। ये थ्योरी अपना एक पिक पॉइंट पर था, लेकिन उसी वक्त कुछ समय के बाद बहुत सारे दिग्गज साइंटिस्ट का एंट्री हुआ हमारे फिजिक्स में, और जिसमें नाम आता है थॉमस यंग का, मैक्सवेल का नाम आता है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका एंट्री होने के साथ ये सब साइंटिस्ट क्या बोल के गए कि लाइट जो है रे के रूप में नहीं चलता है, लाइट एक वेव के रूप में चलता है। ये साइंटिस्ट क्या बोले कि हमारा जो लाइट है वो रे नेचर का नहीं है, वो वेव नेचर का है। ये इन साइंटिस्टों का कहना था। मैक्सवेल तो अपना एक्सपेरिमेंट में यहां तक बोल दिए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो वेव है तो लाइट को वेव नेचर का ही मान लिए। अब इस बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, यानी एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाला था हमारा फिजिक्स में। अब जरा सोचिए आप, इस लाइट के बीच में दो दिग्गज साइंटिस्टों के बीच में अगर कंट्रोवर्सी हो जाए तो हमारा फिजिक्स किस पॉइंट पे पहुंच सकता है। कुछ लोग रे नेचर से लाइट को मानने लगे, कुछ लोग वेव नेचर से लाइट को मानने लगे, लेकिन असल में ये लाइट का नेचर था क्या, इस पे बड़ा ही असमंजस था। तो आइए बात करते हैं। न्यूटन्स के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में ये बोला गया कि लाइट रे नेचर का है, और इनके थ्योरी में ये बोला गया कि लाइट हमारा वेव नेचर का है। यहाँ तक कि जो थॉमस यंग साइंटिस्ट थे हमारे, वो एक अपना बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दिए, जिनको कि YDAC के नाम से जाना जाता है। ये आप क्लास 12 में पढ़िएगा, YDSE यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट इतना फेमस हुआ कि ये सीधा प्रूफ करके बता दिया कि लाइट वेव नेचर का है। बट लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां पर लाइट हमें दोनों नेचर का देखने को मिल गया, यानी लाइट का बिहेवियर कहीं कहीं रे नेचर का रह गया और कहीं कहीं वेव नेचर का रह गया। तब आगे चल करके हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का दोहरा नेचर। लाइट जो है पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करेगा, लाइट्स जो है वेव के तरह भी बिहेव करेगा। मतलब हमारे दोनों ये साइंटिस्ट गलत नहीं थे, हमारे दोनों ये साइंटिस्ट गलत नहीं थे। इनका तो इतना योगदान रहा कि हमारा फिजिक्स यहाँ तक पहुंच पाया, जिसको कि आज आप पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं। तो हम लाइट का डुअल नेचर को पढ़ते हैं, जो कि क्लास 12th में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को क्लास 10th में ये रे ऑप्टिक्स को स्टडी करना है, यानी लाइट्स को हमको रे के रूप में लेकर के चलना है। लाइट्स को कभी भी हम वेव के रूप में नहीं देखेंगे। कब तक? इन क्लास 10th। ये लाइट को वेव के रूप में जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हमारा वो क्लास 12 का क्लास रहेगा, लेकिन 10th में हमें रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है। तो यहाँ से हमारा ऑप्टिक्स यानी हमारा लाइट दो भागों में बंट जाता है। एक रे ऑप्टिक्स का पढ़ाई आ जाता है हमारे पास, और एक वेव ऑप्टिक्स का हो जाता है। रे ऑप्टिक्स के बारे में किन्होंने पहली बार बताया था? तो हमारे दिग्गज साइंटिस्ट, जाने माने साइंटिस्ट आइजक न्यूटन के द्वारा बोला गया। और रे ऑप्टिक्स को ही हम लोग कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक रे छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। और इस वेव नेचर को किन्होंने बताया था? तो ये सब साइंटिस्ट का जो नाम दिख रहा है, थॉमस यंग, मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट वेव नेचर को सपोर्ट किए। तो असल में लाइट का हमारा डुअल नेचर होता है, यानी दोनों नेचर होता है। तो बात ऐसा है कि इसके बाद भी एक्सपेरिमेंट हमारा बंद नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट जारी रहा, क्योंकि साइंस में कभी एक्सपेरिमेंट रुका नहीं है और ना ही कभी रुकेगा। आगे भविष्य में भी और भी नया नया रिसर्च होते रहेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी देखा गया कि जैसे ये एक आपको मान लीजिए कि मेटल का एक पीस है, ये कोई एक मेटल का पीस है, और इस मेटल के पीस में ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर का डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सपोज दैट कि ये जो मेटल का पीस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, हम सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि बाहर से हम इसको लाइट रे दिए, याद रखिएगा, वेव नहीं, लाइट रे दिए। तो बाहर से जब हम रे दिए इस मेटल के ऊपर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज कर गया। और ये बड़ा ताजुब का बात था कि पहले इलेक्ट्रॉन 100 था, और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम रेज दिए
तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ इस मेटल के अंदर। अब पार्टिकल्स ही जब इंक्रीज हुआ तो अभी हम आपको बताए हैं कि ये छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर ही क्या बनाता है, एक रेज बनाता है, एक रेज बनाता है जिसे हम लोग लाइट रेज कहते हैं। मतलब हमारा न्यूटन्स इस बात पे कंफर्म होने लगे कि इसमें जब हम लाइट को पास कराएं, किसी मेटल पे स्ट्राइक कराएं, ट्रैक कराएं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हुआ मतलब पार्टिकल्स का इंक्रीज हुआ। इससे क्या पता चला कि वो जो लाइट रेज इस मेटल के ऊपर आकर के गिर रहा है, उस लाइट रेज के अंदर में क्या है, पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स नहीं रहता तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता, ये चीज कंफर्म होने लगा। दूसरी बात, इसको एक रिवर्स बैक भी एक्सपेरिमेंट कराया गया, यानी इसको अपोजिट कर दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया। उल्टा में क्या किया गया कि अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया गया, निकाला गया, रिलीज किया गया इस मेटल से। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलने लगा मतलब पार्टिकल्स निकलने लगा, तो हमारा जब पार्टिकल्स निकलने लगा तो बहुत सारा जब पार्टिकल्स एक साथ देखिए निकल रहा है, तो अगर हम आगे से इस पार्टिकल्स को देखना चाहेंगे तो ये पार्टिकल्स हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें रे के रूप में दिखाई देगा, ये हमें लाइट रे के रूप में दिखाई देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल्स था और वो छोटा छोटा पार्टिकल्स ही लाइट रेज था। न्यूटन का ये बात बहुत अच्छा था और इस बात पे लोगों को सहमति मिल गया कि नहीं ये बातें सही है। और इनका भी जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये भी सही था और इस पे भी सहमति मिल गया कि नहीं लाइट वेव नेचर भी शो करता है, इसलिए हम लोग लाइट का डुअल नेचर पढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि दो पार्टें हम लोग देख लिए ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का पूरा पढ़ाई जो है इन क्लास 12 में करना है, हमें 10th में कौन सा करना है, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हमें क्या करना है इस बातों पे हम लोग गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये ऑप्टिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन बोले या डिफिनेशन बोले, डिफिनेशन को जान लेते हैं कि अगर हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, इफ वी स्टडी द लाइट फिनोमिना, यानी लाइट के फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो किस ब्रांचेस के अंदर आ जाएगा, ऑप्टिक्स के अंदर। यानी ऑप्टिक्स क्या है, सीधा सा बात है, लाइट का स्टडी करना ही हमारा ऑप्टिक्स कहलाता है। चलिए, तो ये रे ऑप्टिक्स को हम लोग जानेंगे। रे ऑप्टिक्स मतलब पार्टिकल्स नेचर, अभी हम लोग पढ़े हैं। रे ऑप्टिक्स मतलब पार्टिकल्स नेचर, पार्टिकल्स नेचर मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन्स के द्वारा। यानी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इन क्लास 10 किस साइंटिस्ट को बेस मानकर कर रहे हैं, न्यूटन्स को। और जब 12 में हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारा न्यूटन नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो वेव ऑप्टिक्स का बातें आ जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये एक है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है। मतलब लाइट एक सीधे लाइन में चलता है, उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग को जानना है। दूसरा, लाइट का रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ना है कि लाइट जो है रिफ्रैक्शन शो करता है। जब रे नेचर में लाइट रहता है या आता है कहीं से किसी सोर्सेस से, तो रिफ्रैक्शन भी शो करता है। उसके बाद वो रिफ्लेक्शन भी शो करता है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, ये सब जितना भी अभी तक हम ओवरव्यू दिए हैं, ये बहुत कॉन्सेप्चुअली बातें हैं। एग्जाम में आपका इस बीच से क्वेश्चन को निचोड़ करके निकाला जाता है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एक बार फिट हो गया, एक बार अपने माइंड में आप सेट कर लिए, तो इससे हजारों क्वेश्चन बन जाए, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर सलीके से दे पाइएगा। तो ये जो है आपका रेक्टिलिनियर, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये नेचर हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। दैट मींस इन क्लास 10 नाउ दिस टाइम। बट ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये हमें क्लास 12 में पढ़ना है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है। यानी लाइट का जब डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन यानी लाइट अगर डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करता है तो उसे हम वेव के रूप में पढ़ते हैं। यानी लाइट जब वेव के रूप में ट्रेवल करता हुआ किसी सोर्सेस से आएगा तो उस वक्त वो हो सके डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करे। लाइट इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो कर सकता है, कब, जब वेव के फॉर्म में चलेगा तब। लाइट जो है पोलराइजेशन का फिनोमेना शो करता है, कब, जब लाइट वेव के रूप में चलेगा तब। अब जनरली आप देख रहे होंगे या पढ़े होंगे
बचपन में भी 6-7 क्लास में भी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट किसी सोर्सेज से आया और मिरर से या किसी स्मूथ या किसी पॉलिश सरफेस से टकराया और टकराने के बाद वापस रिटर्न बैक हो गया या बाउंस बैक हो गया, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट रे जो फिनोमेना शो किया, टकरा के वापस गया, तो लाइट किस में आ रहा था? लाइट रे के रूप में आ रहा था, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स के अंदर है। उसी तरह ये सब भी कुछ फिनोमेना है, कुछ घटनाएं हैं जो लाइट शो करता है, दिखाता है, लेकिन उस वक्त लाइट ट्रेवल तो कर रहा होता है, लेकिन किस फॉर्म में कर रहा होता है? वो वेव के रूप में कर रहा होता है। असल में लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट हम लोग तो अभी रे के रूप में पढ़ेंगे। तो ये रे के रूप में हम लोग को लाइट को स्टडी करना है। अब लाइट का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को पहले जानना है कि लाइट का क्या क्या सिंपल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, फिर धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, बट कम नहीं हो सकता। तो लाइट का अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। लाइट का कैरेक्टरिस्टिक बोले तो लाइट का क्वालिटी, लाइट का नेचर, लाइट का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि लाइट हमेशा किसी भी पॉइंट सोर्सेस से अगर निकल रहा है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ट्रेवलिंग करते हुए जा रहा है या कहीं से आ रहा है तो वो एक लाइन को फॉलो करता है, जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी रे नेचर का लाइट हमेशा कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा, हमारा लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों नेचर आ जाता है, यानी वेव नेचर भी और पार्टिकल्स नेचर भी। यहाँ आप देख सकते हैं ये वेव और पार्टिकल्स दोनों बिहेवियर शो करता है, यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे ही हम बोले तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि लाइट उसमें क्या है? वेव नेचर का भी है और पार्टिकल्स नेचर का भी है। ये बातें आपको क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी का अगर लाइट फॉर्म है तो चलिए बातों को हम मान लेते हैं, यानी उसमें लाइट वेव नेचर का भी है और पार्टिकल्स नेचर का भी है। दैट मीन्स डुअल नेचर ऑफ लाइट यहाँ पे शो हो रहा है। नंबर 3 जो है हमारा ये बोल रहा है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। वो मीडियम में तो चल ही सकता है, बट विदाउट मीडियम लाइट जो है और भी अच्छे से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उसे रास्ते में कोई चीज से डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत था, हम क्लास 9th में पढ़े थे, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है, किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। यानी विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम का लाइट जो है ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि लाइट वैक्यूम में, यानी वैक्यूम बोले तो उसे हिंदी में हम लोग निर्वात बोलते हैं, जहां पर कुछ भी ना हो, जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करता हो, ना एयर का मॉलिक्यूल, ना कोई डस्ट पार्टिकल, ना कोई एयर, ना कोई गैसेस, मतलब वो वैक्यूम कहलाता है। लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। ये स्पीड लगभग में आप क्लास 6-7 से ही याद करते हुए आते हैं, यानी वैक्यूम में ये लाइट का स्पीड होता है। लेकिन हम इस लाइट के स्पीड को हर जगह यही मानते हैं, क्योंकि वैक्यूम से लाइट अगर किसी मीडियम में आता है, यानी वाटर में आ गया या ग्लास में आ गया, तो इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिखता। ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, यानी थोड़ा कम होता होगा या थोड़ा ज्यादा होता होगा, बट इसलिए हम एक अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी सोचिए 1 सेकेंड में लाइट इतना स्पीड कवर करता है, और सबसे ज्यादा ये वैक्यूम में ही ट्रेवल करता है, क्योंकि वैक्यूम में उसे कोई डिफ्लेक्शन करने वाला नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम जितना भी टॉपिक कवर किए हैं वो सबको आपको बहुत ही बेटर तरीके से माइंड में सेट हो गया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जितना टॉपिक हम कवर किए हैं यहाँ से क्वेश्चन MCQ के रूप में 1 नंबर 2 नंबर के रूप में आपका बनने का पूरा चांस रहता है।
और पूछा भी गया है, बहुत साल ऐसा देखा गया है। आप PYQ उठाकर देखिएगा तो बहुत साल इस बीच बीच से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक माइंड में कॉन्सेप्ट के रूप में साइंस को फिट कर लीजिए, जिससे कैसा भी क्वेश्चन बने आप बना सके। इस टॉपिक में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है जो कि हमारे सिलेबस में है पढ़ना, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसको बिना पढ़े डायरेक्ट हम आ जाएंगे मिरर वगैरह इमेज फॉर्मेशन पर, तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि बेसिक से उठेंगे तो बहुत अच्छा बात कहलाता है। अब उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल वगैरह फॉर्मूला वगैरह सब चीज हम लोग करेंगे, और PYQ तो भर भर के करेंगे। पिछले 10 से 15 साल तक का PYQ करेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है आपका। इस बात का हम उम्मीद करते हैं और आपका प्रयास रहेगा, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।